हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर स्टडीज, डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज. So I welcome you in the class of our CS final subject, that is governance, risk management, compliance and ethics. Okay, I know this is a wonderful subject. See, every faculty needs to call its subject a wonderful subject, otherwise what's the point, है ना? हमें तो अपना सब्जेक्ट वंडरफुल कहना ही पड़ेगा और आई एम वेरी प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों के लिए भी वंडरफुल हो जाएगा. मुझे पता है आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, स्टडीज करना आप लोगों को अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई यू ऑल आर डैम स्मार्ट इनफ एंड सिटिंग इन द सीएस प्रोफेशनल क्लासरूम, है ना. बट कभी कभी सब्जेक्ट्स आप लोगों को बोरिंग लगते होंगे. मैडम ये तो थ्योरी है, लर्न नहीं होता, अजीब है, मन नहीं करता पढ़ने का, है ना. तो ये सब को प्रॉब्लम को हम लोग अभी दूर करेंगे, है ना. आई विल टीच यू इन सच अ नाइस मैनर. इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग कि आप लोगों को नाइस से सब्जेक्ट समझ में आएगा. बट यू ऑल्सो गोना लव दिस सब्जेक्ट, यू श्योरली गोना लव दिस सब्जेक्ट. ओके, तो पेपर तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना. ये हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का जो है फर्स्ट पेपर है. ओके, सबसे पहले इसी का एग्जाम होना है हमारे. ओके, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे. किसी को यहाँ पे नींद ना आने की बीमारी है? इंसोमिया, है ना. रात को 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मैडम नींद ही नहीं आ रही. फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जो चलाना है, ईयर प्लग्स भी डाल के देख लिया, म्यूजिक भी सुन के देख लिया, इधर उधर घूम के भी लौटा है, स्टिल नींद नहीं आ रही. तो मैं आप लोगों को एक इलाज बताती हूँ. आपका जो ICSI का मॉड्यूल है थियरी सब्जेक्ट का, उसको खोल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए. पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़ते चले जाइए. 10 मिनट में आई बेट आपको नींद आ जाएगी. हाँ, बिल्कुल नींद आ जाएगी. तो क्या मैडम ICSI का मॉड्यूल खराब है? खराब नहीं है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. इतनी अच्छे तरह से लिखा गया है कि आपको फटाक से नींद आ जाएगी. तो खराब कहाँ हुआ? गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट को पेजेस बाय पेजेस टर्न करके पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को नींद आएगी. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हम ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से फन के तरीके से मस्ती मजाक में एग्जाम्पल्स के तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आएगा. ओके, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपको क्लास से निकलने के बाद में हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई भी होगी और अच्छे से लर्न हुई भी होगी. बस आप लोगों को मेरे साथ साथ जैसे मैं बताऊँ वैसे पढ़ाई करते जाना है. ओके गाइस, Hi guys, this is CS Rupali Manish Purohit and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 13 of your syllabus, that is internal control. Okay, इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, डेफिनेशन, मीनिंग, उसके एलिमेंट्स, उसकी टेक्निक्स, ओके, कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है. ओके, नाउ अगले 5 मिनट बिल्कुल फोकस चाहिए मुझे आप लोगों का. ओके, देखिए आप लोग मुझे सबसे पहले बताइए कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या होगा. बेसिक जो भी आप लोगों को आता है, बहुत सारे आंसर्स होंगे आपके दिमाग में. इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल तो मीन्स मैडम किसी एंटिटी के अंदर का पार्ट. ये तो हमने 12th में मैनेजमेंट में पढ़ लिया था. और कंट्रोल का मीन्स चीज़ों पे चेक करना कि सही हो रही है कि नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर में भी आपके ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो अच्छा, नहीं कर रहे तो मार कुटाई होगी. ओके, ये सब चीज़ें हैं. अब मुझे बताइए, अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? मैडम हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल घर का एग्जाम्पल लेते हैं अगर आप लोग, तो क्या होगा अगर घर में आपके कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो पापा की जब मर्जी आएगी घर में आएंगे, जब मर्जी आएगी घर से बाहर चले जाएंगे. मम्मी की मर्जी होगी तब किचन में काम करेंगी, नहीं करेंगी. आपकी मर्जी होगी तब पढ़ाई करेंगे, आपने नहीं करनी नहीं करेंगे, है ना. तो घर में एक केओस सा क्रिएट नहीं हो जाएगा, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. प्रॉपर सिस्टम शुड बी देयर ताकि हर चीज अपने तरीके से टाइम से कंप्लीट हो. वैसा ही बिजनेस में कैसे होता है गाइस. फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में थे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप स्कूल में थे आप लोग फीस डिपॉजिट कराते थे. सेशन स्टार्ट होने पे क्या करता था मैनेजमेंट? वहां पे आपकी फीस लेता था, आपकी एंट्री रजिस्टर में करता था और आपको एक रिसीट देता था एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ आपकी फीस डिपॉजिट हो चुकी है. सोचिए अगर ये सिस्टम नहीं बनाया होता स्कूल वालों ने तो क्या होता? पता ही नहीं चलता कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा कराई है, कौन से स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं कराई. जिन्होंने जमा कराई उनसे दोबारा मांगी जाती कि भैया आपके पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं, हमने तो कोई रिसीट दी नहीं. और जिन्होंने नहीं जमा कराई होती वो एडवांटेज लेते कि हमने तो जमा कराई थी सर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं इस बात का, है ना. तो एक केओस क्रिएट हो जाता, एक अजीब सा नॉनसेंस क्रिएट हो जाता सब जगह. इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना बहुत जरूरी है ये चेक करने के लिए कि ऑपरेशन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ओके, ये तो बात हो गई एक
लेमैन लैंग्वेज में। ओके, बिजनेस में भी बहुत चीज़ों पे कंट्रोल लगाया जाता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो लिखना होगा एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, और वो डेफिनेशन कौन बताता है आपको कि कैसे लिखनी है? ऊपर वाला कौन? ICSI का मॉड्यूल, जो हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है। एक बात आप मेरी मान लीजिए गाइस, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल में जो लैंग्वेज दिया है वो नहीं लिखा एग्जाम में, तो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट उसी वक्त बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही बात कह रही हूँ मैं गाइस। ICSI को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके दिमाग में क्या लैंग्वेज चल रही है, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आपने मॉड्यूल में जो लिखा है वो वहां पे लिखा है या नहीं लिखा। तो आपके कहने का मतलब मैम पूरा मॉड्यूल रटने? नहीं, रटना नहीं है, नो रटाफिकेशन इज देयर। आप CS फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत तरीके से सोचना समझना है, चीज़ों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। उसके बाद कुछ मेमोरी ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हम जो है अपना सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि एग्जाम में उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए ये डेफिनेशन कहाँ दी हुई है आपको? ऐसे 315 के अकॉर्डिंग। ऐसे मींस इट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम डेफिनेशन पर चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल गाइस? It is a process designed, implemented and maintained by TCWG and management to provide reasonable assurance about achievement of entities' objective with regard to reliability of financial reporting, safeguarding of assets, compliance with applicable laws and regulation and effectiveness and efficiency of operation. लर्न हो गया? ऐसे कैसे लर्न होगा मैम? चलिए मैं लर्न कराती हूँ। देखिए, इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन। ये क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा? इंटरनल कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस है जिसे डिजाइन किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है, और मेंटेन किया जाता है। मेंटेन करने का मतलब क्या होता है गाइस? किसी भी चीज को मेंटेन करना मतलब आपने कोई चीज पहले बनाई है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप उसको डे टू डे बेसिस पे चेक करें कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उससे डेविएट तो नहीं हो गए, तो इसे कहते हैं मेंटेन करना। ओके, तो ये एक तरह का प्रोसेस है, सिस्टम है जो कि डिजाइन करता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा? बाय TCWG एंड मैनेजमेंट। अब ये TCWG क्या बोला है मैम? TCWG का मतलब होता है गाइस, लिखिए आप लोग, मैं बाद में नोट करवा दूंगी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG मींस दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अभी के लिए आप इसका मतलब ये समझिए कि मैनेजमेंट से हटके कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल ओनर्स होते हैं कंपनी के, एंटिटी के, जिनके ऊपर बिजनेस को चलाने की जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इन रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी साहब जो है वो TCWG है, वो ओनर है इसलिए, और बाकी मैनेजमेंट के पार्ट में कौन आता है? CEO, CFO, ये सारे जगह, और अदर एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG एंड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों बना रहे हैं ये? कि हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब एक ठीक ठाक से हमें एश्योरेंस मिल जाए। किस बारे में? अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, के एंटिटी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो उद्देश्य थे, वो अचीव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। अब एंटिटी के तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, नहीं, पर एक पर्टिकुलर मैनर में हमें देखना है। किस मैनर में देखना है? विद रिगार्ड टू रेस। रेस कौन सी? दीपिका या सैफ अली वाली रेस नहीं हो, हेलो यहाँ आ जाओ। कौन सी रेस? रेस R for means reliability of financial reporting। reliability of financial reporting का मतलब क्या होता है गाइस? reliability का मतलब होता है विश्वसनीयता, क्या वो चीज विश्वास करने लायक है, और किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या मतलब होता है गाइस? मैं आपको बताऊंगी ये चीज। ये एक तरीका होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, जो भी एक्ट आपकी कंपनी पे लागू हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती है कि वो विश्वसनीय है कि नहीं है, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन
सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, हमारी असेट्स सेफगार्ड है कि नहीं, वो बराबर से है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि खाली बुक्स में शो हो रही है एसेट और फिजिकल वेरिफिकेशन करने का तो कोई बुक्स ही नहीं है, कोई असेट्स ही नहीं है, सॉरी, है ना। तो हमारी असेट प्रॉपर सेफगार्ड हो रही है या नहीं हो रही है। देन सी मींस कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपकी कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं उनकी कंप्लायंस करी है या नहीं करी है, मतलब उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड देन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, हमारी कंपनी के, हमारी एंटिटी के जो भी ऑपरेशन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, तो क्या होगी डेफिनेशन? इट इज अ प्रोसेस डिजाइन, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड, दैट इज क्या हो रहा है? प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन कौन कर रहा है? TCWG एंड मैनेजमेंट। क्यों कर रहे हैं? टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, किसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए? अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रेस, रेस यानी किसके लिए? मतलब इसके लिए रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ओके, एक बार फिर से याद करते हैं। It is a process designed, implemented and maintained by whom? TCWG and management. For what? To provide reasonable assurance. किसके लिए? About achievements of entity and its objective with regard to race. इसके लिए reliability of financial reporting, C for safeguarding of assets, reliability of financial reporting, then safeguarding of assets, compliance of applicable laws and regulation and effectiveness and efficiency of operation. Okay, लर्न हो गई, होप लर्न हो गई होगी। ओके, चलिए वापस से इसको रिवाइज करते हैं। It is a process designed, implemented and maintained. We can call it DIM. That is designed, implemented and maintained by TCWG and management to provide reasonable assurance about achievement of entities' objectives with regard to race, reliability of financial reporting, safeguarding of assets, compliance with applicable laws and regulation and effectiveness and efficiency of operation. Okay guys, आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से। सो गाइस, डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल की आप लोगों को लर्न हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। अब कोई नींद में से उठा के पीछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। ओके, पूरा सुनाना उसको कि सुन के जा, पूरी डेफिनेशन आती है। ओके, फिर वापस नींद ले लेना। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स अटेंशन। बॉयज अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे एक हेडिंग डालेंगे लवली वर्ड्स, और गर्ल्स अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे एक हेडिंग डालेंगी हैंडसम वर्ड्स। क्या है ये लवली वर्ड्स और हैंडसम वर्ड्स? ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बेटा, जो आप लोगों को स्टडी करते हुए बार बार हर चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो बेटर हम इनको एक बार समझ करके वहाँ पे लिखते जाएंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी हमने डेफिनेशन में 2 वर्ड्स पढ़े थे, TCWG एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो हियर इज दीज वर्ड्स, आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट्स कीजिए हैंडसम और लवली वर्ड्स के अंदर। ओके, बार बार ये चीजें काम आएंगी, 2 पेजेस एटलीस्ट छोड़ दीजिएगा इसके लिए, जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा हम इनको वहां पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? प्लीज राइट इट डाउन गाइस, ये बार बार आप लोगों के काम आने वाले हैं। चलिए गाइस, आफ्टर द डेफिनेशन एंड दैट TCWG इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फेयर एंड हैंडसम वर्ड्स, लवली वर्ड्स जो भी थे हमारे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है भैया? ऐसे क्या जरूरत आ गई इंटरनल कंट्रोल की? हम तो यूं भी काम कर लेते हैं कंपनी में, है ना, किसी एंटिटी को यूं भी संभाल लेते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट। तो ये इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्या आ गई? इतना इंटरनल कंट्रोल की पंचायत जो सीखी है उस डेफिनेशन में दिमाग लगा के, उसकी जरूरत क्या है आखिर? तो ये हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बोलते हैं रिड्यूस वर्क इंटरवेंशन। ये वर्क में इंटरवेंशन नहीं होने देता। वर्क में इंटरवेंशन का मतलब आप अपना कोई डेली रूटीन का काम कर रहे हो, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में थे आप लोग, तब
मतलब वो मैंने आपको फीस रिसीट वाला एग्जांपल बताया था कि आपने फीस जमा कराई, उन्होंने रजिस्टर में एंटर करी, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट दी, सब कुछ बराबर चल रहा है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के रखा हुआ है। अब अगर ये सिस्टम नहीं हो तो क्या हो, क्लासरूम में पढ़ाई चल रही है आपकी, वो याद है बाईजी और है ना कोई पियोन लेके आता था रजिस्टर, प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि है ना जिनकी बच्चों की फीस जमा नहीं हुई वो खड़े हो जाए, जिनकी जमा हो गई वो बैठे रहे। ये तो एक बार होता था, टीचर को डिस्टर्ब होता पर आप लोगों को मजा आता था, हो क्लास गई, ठीक है ना, 15 मिनट का नुकसान हो गया, लाइक दैट। अगर ये चीजें रोज हो तो प्रॉब्लमेटिक होगा ना, किसी दिन तो आपका भी पढ़ने का मन करता होगा, तो वो पियोन बाईजी रोज आ जाए तो दिक्कत होती है ना आपको। तो हमारे वर्क में इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जो डेली काम चल रहा है वो चलता रहे, तुमने फीस की जांच पड़ताल करनी है, जाके देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, उसको रिव्यू कर लो, है ना। तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी होता है कि आपका वर्क इंटरवेंशन नहीं होता, वर्क में इंटरवेंशन बहुत रिड्यूस हो जाता है, ओके, बहुत कम हो जाता है। चलिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, काम करने की क्षमता कैसे बढ़ जाएगी, बाय इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, बिना किसी मिस्टेक के आपका काम कंपनी में एंटिटी में अच्छा सा होता रहेगा, प्लस टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने पीछे पढ़ा था हैंडसम और लवली वर्ड्स में, क्या होता है, इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया कैसे बनाना है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है एक बार बता दो, वैसे हम अपनी कंपनी में ये मेंटेन रखेंगे, ओके। तो वो आप क्या कर पाएंगे, टाइम पे बना पाएंगे। टाइम पे बनाना क्यों जरूरी होता है बच्चों, आपको पता है कंपनीज में एजीएम होती है, फिर शेयर होल्डर्स आते हैं, ऑडिटर आता है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो जब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार ही नहीं हुए होंगे टाइम से, तो आप ये सारी चीजें कैसे कर पाएंगे, जनरल मीटिंग एंड ऑल दैट पंचायत, है ना। तो उसके लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी में चलता रहेगा, तो हमारा काम एक्यूरेसी से होता रहेगा और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी टाइमली हो जाएगी, ओके, समझ आया यहाँ तक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में गाइस, पॉलिसी मैटर। ये एक पॉलिसी मैटर के लिए जरूरी होता है। पॉलिसी मैटर के लिए जरूरी होना मतलब ये एज अ पॉलिसी काम करता है कंपनी में। क्यों काम करता है, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, इट इज अ डिम बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, दैट इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, ओके। तो ये पूरा एक पॉलिसी की तरह काम कर रहा है, सबको पता है कंपनी में कैसे किसको कौन सा काम करना है और कैसे उस पर इंटरनल कंट्रोल लगाया जाएगा, ओके। फोर्थ पार्ट हमारे पास में है वर्क फ्लो मैकेनिज्म। वर्क फ्लो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज नो सिंगल पर्सन कैरी आउट वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक काम को करने के लिए एक बंदा अपॉइंट कर रखा है और उस पर्टिकुलर काम को लेके स्टार्टिंग से एंड तक सारी एक्टिविटी वही बंदा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा छोटी एंटिटीज के लिए, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए इंटर आर्टिकलशिप, तो मैं किसी फर्म की ऑडिट करने गई थी, तो मैंने वहां के मैनेजर से पूछा, मैं कहा सर मुझे ऑडिट करनी है तो एक बंदा दे दीजिए साथ में जो मुझे असिस्ट कर देगा। बोले बिल्कुल मैडम आप शर्मा जी से मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है शर्मा जी से तो मैं मिल लूंगी, मुझे लगा कोई बंदा होगा मेरे साथ में लगा देंगे उनको काम वाम देखने के लिए। पर जब मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ पे ये कैश कौन मेंटेन करता है, तो बोले शर्मा जी करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये लेजर में पोस्टिंग वगैरह कौन करता है, अकाउंट्स कौन चढ़ाता है कंप्यूटर में, शर्मा जी चढ़ाते हैं। मैं कहा अच्छी बात है। मैं कहा ये असेट्स की है ना जिम्मेदारी किसकी है, उसका वेरिफिकेशन वाउचिंग और सब कौन देखता है, शर्मा जी देखते हैं। अरे मैंने कहा शर्मा जी नहीं होगा अलादीन का चिराग हो गया, हर काम शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी। तो जब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सारा काम स्टार्टिंग से एंड तक शर्मा जी कर रहे हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कि चांसेस ऑफ फ्रॉड ज्यादा होंगे। शर्मा जी ने अगर कैश निकाल करके अपनी पॉकेट में डाल लिया और वो गायब हुआ हुआ कैश बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं चढ़ाया, तो क्या ये फ्रॉड नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसलिए बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल से हमें प्रॉपर वर्क फ्लो मैकेनिज्म मिलता है, दैट इज कोई भी सिंगल पर्सन स्टार्टिंग से एंड तक किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी नहीं करेगा, अदरवाइज चांसेस फ्रॉड होने के ज्यादा होते हैं। तो शर्मा जी वाला सिस्टम हमको नहीं चलाना है, स्मॉल एंटिटी में ये अक्सर देखा जाता है। ओके, समझ आया ये पॉइंट? चलिए फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में है डिस्क्राइब रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये हमें इंटरनल कंट्रोल से एक रूल्स और प्रोसीजर पूरा मिल जाते हैं आराम से। क्यों? फॉर इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हम ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी से प्रिपेयर कर सकें। कैसे प्रिपेयर करेंगे मैंने ऑनेस्टी से? भैया इंटरनल कंट्रोल में बता दिया है कि इस सिस्टम के थ्रू ये रूल है ना, पोस्टिंग का वेरिफिकेशन वाउचिंग वगैरह आप लोगों को करनी है और रेगुलरली इसकी चेकिंग वगैरह होगी, तो क्या कोई फ्रॉड होने के चांसेस है? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बंदा बनाएगा बिल्कुल इंटीग्रिटी
साथ ही बनाएगा। ओके, 6th पॉइंट हमारे पास में है डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिटेक्ट का मतलब होता है ढूंढना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो फ्रॉड के चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। अगर फ्रॉड हुआ भी है तो हम उसको आराम से पहले तो डिटेक्ट कर लेंगे अर्ली लेवल पे, और उसको रोक भी सकते हैं आगे बढ़ने से। ओके, कि भैया इंटरनल कंट्रोल से आपकी एक्टिविटी मैच नहीं हो रही, जो भी सिस्टम बनाया हमने उससे मैच नहीं हो रही, अपनी एक्टिविटीज को चेक कीजिए और इनको करेक्ट कीजिए। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट हमारे पास में आता है वर्क सेग्रीगेशन, वर्क का बंटवारा, दैट इज वर्क ऑफ वन पर्सन चेक बाय अनदर इंडिपेंडेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई काम किया है कंपनी के अंदर, तो वो काम मैं ही चेक करूंगी क्या? नहीं, उस काम को चेक करने वाला कोई और होगा कि ये काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको टेस्ट पेपर लिखने को दिया, आपने टेस्ट पेपर में आंसर्स लिख के अपनी कॉपी खुद ही चेक कर रहे हैं, क्या वो सही इवैल्यूएशन होगा? Will you guys not be biased? Biased ही होंगे यार, मैंने ही तो लिखा है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, नंबर तो अगली बार ध्यान रखूंगा, है ना। इस पॉइंट का मतलब यह है कि मेकर एंड चेकर शुड नॉट बी द सेम। एक बंदा जो अकाउंट्स लिख रहा है वही बंदा और अकाउंट्स का इवैल्यूएशन नहीं करेगा, अदरवाइज बायसनेस की चांसेस, एरर के चांसेस, फ्रॉड की चांसेस ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य ये होता है कि वर्क का सेग्रीगेशन हो सके। ओके, ये हो गए हमारे पास में 7 पॉइंट्स। अब बात आती है मैडम इसको लर्न कैसे करें। देखिए, मैंने कुछ मेमोरी टिप्स बनाई है आप लोगों के लिए, आप चाहें तो कुछ अलग बना सकते हैं, पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर मैंने इतनी मेहनत कर ली है मेमोरी टिप में, तो आप अगली मेहनत क्यों करें? फिर भी आप लोगों को लगता है मैडम हमारे पास में टाइम है, हम तो अपनी मेमोरी टिप बनाएंगे, तो बिल्कुल बनाइए। देखिए क्या है वो, रिड्यूस, इम्प्रूव, पॉलिसी, वर्क, रूल्स, डिटेक्ट एंड वर्क। मतलब RIP वर्ड W, वर्ड W को RIP कर दो, रेस्ट इन पीस कर दो। जैसे R फॉर रिड्यूस वर्क इंटरवेंशन, I फॉर इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, P फॉर पॉलिसी मैटर, W फॉर वर्क फ्लो मैकेनिज्म, R फॉर रूल्स एंड प्रोसीजर्स, D फॉर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड W फॉर वर्क सेग्रीगेशन। तो क्या हुआ गाइस, इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स RIP वर्ड W, वर्ड W को RIP करना, R मींस रिड्यूस वर्क इंटरवेंशन, I फॉर इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, P फॉर पॉलिसी मैटर, RIP वर्ड, W फॉर वर्क फ्लो मैकेनिज्म, D फॉर रूल्स एंड प्रोसीजर, D फॉर डिटेक्ट प्रिवेंट एंड फ्रॉड एंड W फॉर वर्क सेग्रीगेशन। ओके, RIP वर्ड W। समझ आया यहाँ तक? यू कैन नोट इट डाउन। ओके, गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का नेचर कैसा होता है, थोड़ा सोच के बताइए। ऑब्वियसली प्रिवेंटिंग होगा, प्रिवेंटिव मतलब रोकना, दैट इज प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होने देता है, फ्रॉड की अकरेंस को प्रिवेंट करता है, दैट इज रोक के रखता है। कैसे, अभी हमने पढ़ा था, बिकॉज एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन शुड बी चेक्ड बाय अनदर पर्सन टू अवॉइड मिस्टेक एंड अकरेंस ऑफ फ्रॉड। ठीक है ना, सारा काम गुप्ता जी नहीं करेंगे, और गुप्ता जी कर भी रहे हैं तो गुप्ता जी का काम शर्मा जी चेक करेंगे। ओके, तो क्या पॉसिबिलिटी फ्रॉड की कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी मैम, है ना। तो अगर कोई पूछ ले आपसे गलती से कि नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बोलना है शर्मा जी का काम गुप्ता जी का चेक करेंगे, या फिर गुप्ता जी का काम शर्मा जी चेक करेंगे। दैट इज नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज प्रिवेंटिव, दैट इज प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्रॉड बिकॉज वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। 4 पार्ट्स में कैसे बांटा है? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ओके, अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। यू कैन नेम इट्स आई, कैसे बोल सकते हैं? I ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स। देखिए, हमें अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर जो है 2 चीजें देखनी है, 2 चीजों से हम लोग डील करते हैं। एक तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा सेफगार्डिंग ऑफ असेट। क्या देखना है अकाउंटिंग कंट्रोल में? एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में
देखना है और दूसरा असेट्स के बारे में देखना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में क्या देखना है, देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो हमने किए हैं, क्यों किए हैं, यानी इसको ट्रांजैक्शन क्यों बोलते हैं अभी समझाती हूँ। देखिए रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमें ट्रांजैक्शन देखना है, मतलब ट्रांजैक्शन को लेके भी दो चीजें देखनी है, सिर्फ दो। क्या, एक तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है मैनेजमेंट की अथॉरिटी से, मैनेजमेंट को पूछे बिना, मैनेजमेंट की परमिशन के बिना आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, दैट इज इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, ओके। और दूसरा वो ट्रांजैक्शन जो है एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शन किया मैनेजमेंट की परमिशन से और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। सेम चीज हमने असेट के केस में भी देखनी है, दैट इज असेट को सेफगार्ड करने के लिए हमने दो चीजें देखनी है। असेट का एक्सेस हुआ है बाय मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, मतलब अगर कोई बंदा असेट्स को एक्सेस कर रहा है, उनको यूज कर रहा है, उनकी चेकिंग कर रहा है या उनसे रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट की परमिशन से ही होना चाहिए। और दूसरा उन असेट्स को हमने रिव्यू किया है और वेरीफाई किया है एट अ रीजनेबल इंटरवल। वेरीफाई करने का मतलब हम लोगों ने देखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट लिखी हुई, जाके एक्चुअली चेक किया तो असेट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मिसलेनियस असेट सुना है आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर, छोटी छोटी कंपनी की छोटी छोटी असेट्स होती है, फॉर एग्जांपल टूल्स वगैरह जो चाहिए होते हैं वो हम असेट में काउंट करते हैं। तो वो टूल्स जो है जितने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रखे हैं उतने हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 बॉक्स का एंट्री कर रखा, 2 बॉक्स का एंट्री कर रखा और वहां जाके देखा तो टूल तो 1 बॉक्स ही है, ओके। तो उसको वेरीफाई करना है रीजनेबल इंटरवल पे, और अगर कोई वेरिएशन आया है तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन हमको लेना है कि जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं उतने फिजिकली अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम हो गई भैया, ये इसके लिए हम लोग को एक्शन लेने होंगे प्रॉम्प्टली, ओके। समझ आया। तो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल में हमको दो चीजें देखनी है, सबसे पहले रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरा सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या देखेंगे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की परमिशन से हुए कि नहीं हो, और दूसरा उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। सेम चीज असेट में, असेट को एक्सेस मैनेजमेंट की परमिशन से करना है और दूसरा उनको रिव्यू करना और वेरीफाई करना इंटरवल ऑन रीजनेबल इंटरवल बेसिस, और दूसरा अगर कोई वेरिएशन है तो उनको लिए एक्सेस, उनके लिए हमको एक्शन लेने हैं, ओके। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैम आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन क्यों लिखा, ये तो मैं आपको बता दूंगी। पहले आप मुझे सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सोचिए, थोड़ा सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। गॉड यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं बताती हूँ। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है हमारे पास में, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, नहीं। Financial information is the information on the basis of which financial statements are prepared. Financial information का मतलब वो information जिसके basis पे financial statements prepare होते हैं। ऐसी कौन सी information हो गई भैया, देखिए आपके sales voucher, आपके purchase voucher, आपके agreements, आपके contracts, इन सबको देखकर ही तो आप financial statement बनाते हैं। और क्या ये सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये किसी ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तभी तो इनवॉइसेस की, वाउचर्स की जरूरत आई है, इसीलिए हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ओके। समझ आ गया। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। तो गाइस अकाउंटिंग कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है। सो गाइस अकाउंटिंग कंट्रोल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है गाइस, इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्या बात हुई मैम, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वगैरह इन्वॉल्व है। तो जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो क्या सारा काम मैनेजमेंट खुद ही करने बैठ जाता है ना, कंट्रोल सारा खुद करेगा तो बाकी के काम पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो वो क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग कर लेता है और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि कंपनी के अंदर, एंटिटी के अंदर ये लोग जो है इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करेंगे, ओके। सो इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, ओके। अब इसको ऑपरेशनल कंट्रोल क्यों बोला मैडम, देखिए हम पढ़ गए हैं, पहले मुझे ये बताओ, आगे के पॉइंट पढ़ते हुए ऐसा नहीं पीछे की भूल
जाओ, हम इंटरनल कंट्रोल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल के हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम अकाउंटिंग कंट्रोल पढ़ चुके थे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। तो कंपनी के अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल कैसे लगाएंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए हैं, वो हमको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं? पीरियोडिक रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप लोग, पॉलिसी अप्रूवल हो सकता है, टाइम एंड मोशन स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्क स्टैंडर्ड। ओके गाइस, ये आपके मॉड्यूल में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं, आपको चूंकि ये लर्न हो जाने चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको इनका सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन देके विद एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज अटेंशन पे कीजिएगा, बहुत अच्छा मजाक के तौर में आपको समझ में आएगा। ओके चलिए एक बार देख लेते हैं पीरियोडिक रिपोर्टिंग क्या होता है। आपको डेली, वीकली, मंथली रिपोर्टिंग करनी है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज की। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसा बनाया है कि भैया हमें तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग चाहिए ही चाहिए, या तो आप आगे डेली बता दो, वीकली बता दो, मंथली बता दो, ठीक है ना। कैसे भी हमें आपकी जो भी एक्टिविटीज हो रही है कंपनी के अंदर, कुछ पर्सन को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है आप मैनेजमेंट को आगे रिपोर्ट कर दो, मैनेजमेंट चेक कर लेगा। हो गया ना अच्छा सिस्टम तैयार कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चेकिंग हो जाएगी। ओके समझ आया ये पॉइंट? बहुत सिंपल सा पॉइंट था। सेकेंड, पॉलिसी अप्रेजल। पॉलिसी अप्रेजल का मतलब क्या होता है? अप्रेजल का मतलब गाइस इवैल्यूएशन करना, वापस से चेकिंग करना। तो इवैल्यूएशन करेंगे कंपनी की पॉलिसी का। एक बार कंपनी ने जो पॉलिसी बना दी, क्या वो हमेशा के लिए बन गई? क्या वो फ्लेक्सिबल नहीं होती? मैनेजमेंट ने पढ़ा होगा आपने 12th क्लास के अंदर, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है मैडम। तो जैसे ही पॉलिसी बनाई है आपने, टाइम टू टाइम आप उसको अप्रेजल करते रहो, उसका इवैल्यूएशन करते रहो कि वो एक्चुअली वर्किंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। रिमेंबर डिम ऑफ आईसी, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। तो ये मेंटेनेंस वाला पार्ट है। आपने सिस्टम तो बना दिया, अब आप ऑपरेशनल कंट्रोल में चेक कर रहे हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पॉलिसी को एक्चुअली इंप्लीमेंटेड हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके समझ आया? लिंक कर पा रहे हैं? चलिए थर्ड पॉइंट हमारे पास में है टाइम एंड मोशन स्टडी। ये क्या बना है? इट इज अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब। 12th में पढ़ी होगी, एफडब्ल्यू टेलर साहब ने जो बताई थी टाइम एंड मोशन स्टडी। क्या थी उसमें? एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वो एक वर्कर काम कर रहा होता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो वर्कर यहाँ पे खड़ा है, मशीन यहाँ पर लगी है। ओके अब टूल्स जो चाहिए उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए वो दूर कहीं डिस्टेंस पे पड़े। अब वर्कर साहब क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, बार बार टूल्स लेने के लिए उस जगह पे जाते हैं, टूल लेकर के आते हैं, फिर मशीन पे काम करते हैं, जबकि मशीन बिल्कुल उनके पास में पड़ी है। ऐसा वो दिन में 10 से 20 बार करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत टाइम रिक्वायर हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग में? बिल्कुल होता है। इसलिए टेलर साहब ने टाइम और मोशन स्टडी करके निकाला कि वो टूल किट जो वर्कर को चाहिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसको वर्कर के पास में ही प्लेस कीजिए। इससे यूनिट बनाने के लिए टाइम कम लगेगा और वर्कर का मोशन जो है रिड्यूस हो जाएगा, उसका इतना चलना फिरना नहीं होगा। तो जहाँ पे 50 यूनिट मैन्युफैक्चर होती है वहां पे 80 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके बात समझ में आई? तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल का तरीका नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। एग्जाम्पल ऑपरेशनल कंट्रोल आप लगा सकते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी से कि वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा है अपना काम कंप्लीट करने में। अगर प्रॉपर आपने ये तरीका इंप्लीमेंट कर रखा है, उसके बावजूद भी वर्कर को टाइम लग रहा है, तो आप फटाफट चेक कर सकते हैं भैया कहाँ वेस्ट किया टाइम। 50-80 यूनिट बनी चाहिए, 50 ही क्यों बनी आज दिन भर में? एक चेक लगा सकते हैं। ठीक है चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं कि जिस स्टैंडर्ड पे हमने सेट किया था, सैंपल बना के देखा था, क्या फाइनल प्रोडक्ट्स वैसे ही निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे तो क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, कुछ वेरिएंसेस आए और हमको उनको चेक करना पड़ेगा, उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। दैट इज फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग है, लगे तो सुनिएगा। देखिए व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए इंटर आर्टिकलशिप, पापा ने मुझसे बोला, मेरे पापा भी टैक्स कंसल्टेंट है, तो मेरे पापा ने मुझसे बोला कि आप जाइए और ये हमारे क्लाइंट की एंटिटी है, इसकी ऑडिट करिए, इंटरनल ऑडिट। मैं कहा ठीक है पापा जाती हूँ। मैं वहाँ पे गई तो मैंने जो मैनेजर अंकल थे उनको बोला कि अंकल थोड़ा मुझे साथ में चलिए और फैक्ट्री विजिट करा दीजिए। उन लोगों का केमिकल प्लांट था, वो लोग केमिकल बनाते थे वहाँ पे। तो अंकल ने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग जब विजिट करने गए प्लांट विजिट, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ ड्रम्स वगैरह पड़े थे, वो लोग केमिकल मैन्युफैक्चर करते थे। तो ड्रम्स वगैरह पड़े थे, तो वो लोग वर्कर्स लगे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे। तो वो वर्कर्स आपस में क्या बात कर रहे थे? 2 धर्मेंद्र मिलाना, 1 हेमा मालिनी मिलाना और 3 सनी देओल मिलाना। मैंने कहा धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, मुझे लगा कोई बात कर रहे होंगे, मैं चली गई वहाँ से। ठीक है, थोड़े टाइम बाद, आधे घंटे बाद मैं और अंकल जब वापस पहुंचे वहाँ पे उसी प्लेस पे, तो वर्कर फिर से वही बोले थे 2 धर्मेंद्र, 1 हेमा मालिनी, 3 सनी देओल।
अरे मैंने कहा ये बात क्या कर रहे हैं। अंकल ने बोला चलो ऑफिस रूम में चल के बताता हूँ। जब हम वहाँ पे गए तो अंकल ने बोला कि हम नहीं चाहते बेटा कि हमारे जो है केमिकल्स का नाम वर्कर्स को पता चले और वो बाहर जाके डिस्क्लोज करें, इसलिए हम लोगों ने केमिकल का नाम ही इस तरीके से रख दिया है, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल। अब इसका रेशियो कैसे मिक्स करना है कि फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो 2 धर्मेंद्र के कंटेनर डालने हैं, 1 कंटेनर हेमा मालिनी डालेगा और 3 कंटेनर सनी देओल का डालेगा, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल केमिकल तैयार हो जाएगा। ओके, समझ आया आप लोगों को? दैट इज उनका रेशियो क्या रखा उन्होंने, 2:1:3 का रेशियो रखा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल। ओके, ये रेशियो उन लोगों ने रखा। तो इससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो उनको चाहिए था वो वहां पे आ गया। क्या ये इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम का तरीका नहीं लगता आप लोगों को? लगता है ना, बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है, बिल्कुल कि जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वैसा ही निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे समझ आया कि ये भी एक इंटरनल कंट्रोल का तरीका हो सकता है। मैम आपको बाद में समझ आया, हमें तो पहले ही समझ में आ गया। दैट्स व्हाई यू गाइस आर डैम इंटेलिजेंट एंड सिटिंग इन द सीरियस प्रोफेशनल क्लासरूम। ओके, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं थी ना, मुझे देर से समझ में आया था। चलिए, समझ आया क्वालिटी कंट्रोल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल। चलिए, वर्क स्टैंडर्ड क्या होता है? अब इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस इंप्लीमेंट थ्रू आउट द कंपनी। ये कुछ नहीं है, एक काम करने का तरीका कंपनी ने आपको बता दिया है कि पूरी कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्लीमेंट करके सारे काम किए जाएंगे, मतलब एक वर्क करने का स्टैंडर्ड बना दिया है। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपको वर्क करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड बनाया है, मैं ये ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी, आपको कॉपी में इसको ना रीराइट करना है, उसके बाद में वीडियो को फिर से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने वर्क का स्टैंडर्ड बना दिया। ओके, इसी तरह कंपनी में भी स्टैंडर्ड बनाते हैं, अगर उस स्टैंडर्ड से कुछ डेविएशन होता है तो फटाफट परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ओके, समझ आया गाइस? एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल क्या क्या पॉइंट हो गए हमारे पास में? सबसे पहला ये डील करता है डिसीजन मेकिंग से एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, कैसे लर्न करेंगे मैम इतने सारे एग्जांपल्स? आप शॉर्ट में मेमोरी टिप देखिए, पीपीटी क्यू। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, क्यों बनाना है, ऐसे ही इट्स में साउंड फनी बट लर्न हो जाएगा इससे। पीपीटी क्यू, पी मींस पीरियोडिक रिपोर्टिंग, देन पी मींस पॉलिसी अप्रेजल, देन टी मींस टाइम एंड मोशन स्टडी, क्यू मींस क्वालिटी कंट्रोल एंड डब्ल्यू मींस वर्क स्टैंडर्ड। पीपीटीक्यू समझ आ गया? तो अकाउंटिंग कंट्रोल में हमने क्या देखा था, ट्रांजैक्शंस और असेट्स को देखना था हमें, दोनों के लिए मैनेजमेंट की अथॉरिटी चाहिए थी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और असेट्स जो है बराबर से वेरिफिकेशन उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हमने क्या देख लिया, पीपीटीक्यू। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट 2 पार्ट इंटरनल कंट्रोल के हमारे पास में थे जो हमने चार्ट में लिखे थे गाइस, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। नहीं पढ़ाई, मेरा मूड खत्म हो गया पढ़ाने का, ऐसा नहीं है। आपके मॉड्यूल में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में दिए हैं, तो हम आपको वहीं पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ हर चीज कर देंगे तो थोड़ा बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।